अनो प्लस वाद कहकर बुलाया गया है, और जिसमें वाद शब्द क्या है, संस्कृत के वद धातु से बना है। जो भाषण हो, जो विचार हो, उसे एक भाषा से दूसरी भाषा को रूपांतरित करना ही अनुवाद कहकर यह व्यक्ति बताते हैं। विज्ञान एवं वाणिज्य, संस्कृति आदि में अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपकी जो व्याकरण के अंतर्गत आए हुए जो है वह अनुवाद के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आपको परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा जाएगा, अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए कहकर आपको इस तरह के प्रश्न रहेंगे। जैसे कि आपको वहां पर कन्नड़ में और अंग्रेजी में उसका एक वाक्य रहता है, उस वाक्य के आधार पर आप हिंदी में उसका अनुवाद करके लिखना है। तो वही यहाँ पर आपको यह समझाऊंगी कि अनुवाद, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और किस तरह अनुवाद का एक ये हिंदी में एक अनुवाद किया जाता है कहकर आपको आज समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, अनुवाद का अर्थ, ये एक भाषा का या पाठ में निहित अर्थ संदेश को दूसरे भाषांतरित करना ही अनुवाद है। जैसे कि ये एक भाषा रहता है, जैसे कि एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ को, जैसे कि एक भाषा रहता है, उसमें एक निहित जो अर्थ, पाठ में जो निहित अर्थ रहता है, उस अर्थ को जैसे कि क्या करते हैं दूसरे भाषा में, जैसे कि एक पाठ में कोई भी एक निहित भाषा का एक पाठ में रहता है, उस भाषा को क्या करते हैं दूसरी भाषा में भाषांतरित करना ही क्या है, अनुवाद कहकर बुलाया जाता है। देखिए, एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश को, और एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है अर्थ, एक जैसे कि क्या है, भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश को, या एक भाषा या पाठ में निहित क्या है संदेश, अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा में, कोई एक भाषा में, एक पाठ में एक भाषा रहता है, उस भाषा को दूसरी भाषा में क्या करते हैं, उसका एक अर्थ या संदेश को क्या करते हैं, हमें दूसरे भाषा में भाषांतरित करते हैं। उसका अर्थ हो या कोई वाक्य हो, उसका कोई भी एक भाषा रहता है, या कन्नड़ में हो या अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, कोई एक भाषा में वहां पर पाठ्य पुस्तक में आपके भाषांतरित अर्थ दिया जाता है, उस जो अर्थ को दूसरी भाषा में हमें अनुवाद करते हैं, भाषांतरित करते हैं, उसे भी यहाँ पर क्या करते हैं, अनुवाद कहकर बुलाया जाता है। ये एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में करना ही अनुवाद है। और एक यहाँ पर वाक्य दिया है, देखिए, एक भाषा में व्यक्त विचारों को क्या है, जो एक भाषा में, कोई भी एक भाषा में क्या होता है, यहाँ व्यक्त किया गया जो विचार, वाक्य, उसे दूसरी भाषा में यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसे अनुवाद कहकर बुलाया जाता है। हम उसे दूसरी भाषा में, अब जो भाषा रहती है वह जो वाक्य, जो अर्थ को हम क्या करते हैं दूसरी भाषा में क्या करते हैं, उसे अनुवाद करते हैं, या लिखावट में, या बोलने में, या बोलते हैं या लिखते हैं, उसके जरिए से हमें उसका क्या करते हैं, भाषांतरित, दूसरे भाषा में भाषांतरित करते हैं, उसे भी यहाँ पर क्या कहकर बुलाते हैं, अनुवाद कहकर बुलाते हैं। कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है। जैसा कि इसका अर्थ है, जब आप दूसरे जो देश में जाते हैं तो वहां पर कुछ देश में कन्नड़ का एक अनुवाद नहीं रहता, कन्नड़ का एक भाषा नहीं रहता, तभी क्या होता है, कोई दूसरी भाषा रहती है, उस भाषा को क्या करते हैं, कन्नड़ में या हिंदी में या अंग्रेजी में या कोई भी भाषा हो जाए, उस भाषा को क्या करते हैं, जो भाषा ये प्रचलित रहती है, उस जो प्रचलित भाषा को
जो दूसरी भाषा में, जैसे कि वहां पर अंग्रेजी भाषा रह गई तो उस अंग्रेजी भाषा को हमें कन्नड़ में या हिंदी में उसे क्या करते हैं, भाषांतरित करते हैं, उसे क्या कहकर, अनुवाद कहकर बुलाए जाते हैं। दूसरे एक भाषा रहती है, कोई भी एक भाषा, उस भाषा को दूसरी भाषा में बताना या कहना, या अर्थ रहता है, उस अर्थ को दूसरे भाषा में जो बताते हैं वही यहाँ पर कहकर अनुवाद कहकर बुलाया जाता है। तो देखिए पूरी तरह से यहाँ पर अनुवाद का अर्थ है या जो भाषा रहती है, प्रचलित जो भाषा रहती है, उस भाषा में हमें दूसरी भाषा में, एक भाषा रहती है उस भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, भाषांतरित करना, वही यहाँ पर अनुवाद कहकर बुलाया जाता है। अगला देखिए, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, इसका अर्थ बताते हैं। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति दो शब्द मिलने से हुई है। अनुवाद शब्द क्या होता है, दो शब्द मिलने से ही उसका अनुवाद बनता है। देखिए शब्द की उत्पत्ति दो शब्द मिलने से क्या होता है, एक शब्द रहता है उसे दूसरी शब्द में, दूसरी भाषा में हमें बताना चाहते हैं तो वहां पर क्या होता है, अर्थ बनता है एक अनुवाद का। देखिए दूसरा यहाँ पर कौन सी है, अनुवाद को किस तरह से यहाँ पर अलग किया गया है। तो देखिए अनु प्लस वाद, जैसे कि अनु प्लस वाद, वाद शब्द संस्कृत के वद धातु से बना है। अनु प्लस वाद क्या है, अनु प्लस वाद कहकर बुलाया गया है, और जिसमें वाद शब्द क्या है, संस्कृत के वद धातु से बना है। एक क्या हुआ है, संस्कृत से वाद, जैसे कि वाद का मतलब क्या है, वाद विवाद, जैसा इस तरह का होता है। जैसा कि जो भाषा रहती है दूसरे विषय में हमें क्या करते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कहकर बताते हैं, उसे जो भाषा रहती है उसे दूसरी भाषा में क्या करते हैं, उसे भाषांतरित करते हैं। वाद को क्या कहकर, संस्कृत धातु से बना है। वाद का अर्थ है बोलना, वाद शब्द में अनुपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है। तो वाद का अर्थ क्या है, बोलना, जैसे कि अनुवाद, जैसे कि अनु का मतलब क्या है, दूसरी भाषा में उसे बताना, जैसे कि वाद का मतलब जैसे कि बोलना, दूसरी भाषा में हमें उसे बताना। कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, उसे क्या होता है, अंग्रेजी उसे मालूम रहता है लेकिन उसे कन्नड़ जो भाषा मालूम नहीं होती, तो तभी उसे क्या करते हैं, इस अनुवाद के जरिए से हमें उसकी भाषा में हमें समझा सकते हैं। अंग्रेजी, जैसे कि यहाँ पर कन्नड़ का एक भाषांतरित चल रहा है लेकिन उसे सिर्फ अंग्रेजी, व्यक्ति को अंग्रेजी आता है, तो तब हम क्या करते हैं, उसे अपनी जो अंग्रेजी भाषा में, जो कन्नड़ की जो भाषा में जो वाक्य रहता है, पाठ्यक्रम में जो भी एक अर्थ रहता है, उसे क्या करते हैं, हम इसे अंग्रेजी भाषा में समझाते हैं, बोलते हैं। वही जैसा कि वाद का मतलब बोलना। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यह बोलना वाद शब्द अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है। तो अनु क्या हुआ है, उपसर्ग, जैसे कि उपसर्ग विसर्ग मालूम है, जैसे कि उपसर्ग क्या होता है, पहला जो शब्द रहता है उसे क्या करते हैं, उपसर्ग कहकर बुलाया जाता है। वही यहाँ पर बता रहे, उपसर्ग क्या होता है, अनु कहने का एक उपसर्ग जोड़कर क्या हुआ है, अनुवाद कहकर बुलाया गया है। जैसे कि अंतिम शब्द वाद, इसका यह क्या होता है, बोलना कहकर अर्थ बताया जाता है, लेकिन क्या है, अनु कहने का एक पहला जो शब्द है वो अनु, वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग का जो शब्द बनकर क्या हुआ है, अनुवाद कहकर बना हुआ है। दूसरा देखिए, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना, अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखिए अनुवाद का मतलब बोलना, लेकिन अनु क्या हुआ, यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर यहाँ पर अनुवाद बना है, लेकिन अनुवाद का यह अर्थ है पुनः। अनुवाद का अर्थ क्या है, पुनः, जो अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः उसे बताना, जो प्रचलित जो कथन है, अर्थ है, वाक्य है, जो शब्द है, उसे क्या करते हैं, दूसरे जो भाषा में अनु, जैसे कि पुनः उसे
अर्थ को समझाना, वही यहाँ पर अनुवाद कहकर इसका बताते हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि यह शब्द भी दो शब्द मिलकर बना है। देखिए अंग्रेजी का जो शब्द भी क्या हुआ है, दो शब्दों से। जैसा हिंदी में अनु प्लस वाद किस तरह दो शब्द से बना हुआ है, उसी तरह अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रांसलेशन, वो भी दो शब्दों से बना हुआ है। जैसे कि ट्रांस प्लस लेशन, ट्रांस प्लस लेशन कहकर बताए। जैसे कि हिंदी में अनु प्लस वाद, अनु जैसा उपसर्ग होता है, वाद क्या होता है, बोलना होता है। दोनों का एक मिलाव बनने से क्या होता है, दोनों को मिलाकर जब बताते हैं तो अनुवाद होता है। इसका अर्थ है जो प्रचलित कथन को क्या करते हैं, पुनः बताना, पुनरुत्थान करना। जैसे कि देखिए पुनः कहना। और देखिए यह अंग्रेजी में दो शब्द बनाए गए हैं, ट्रांस प्लस लेशन, ट्रांसलेशन, जिसका अर्थ है बात को दोहराना, जो बात है उसे दोहराना। जो दोहराना का इसका अर्थ है जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हमें उसे बताना, उसकी बात नहीं आती। जो हिंदी भाषा जो है उसे अंग्रेजी में हो या कन्नड़ में हो या कोई भाषा में, उसे हमें अर्थ को जो भाषा में समझाते हैं वही यहाँ पर अनुवाद, जैसा कि दोहराते हैं। जो प्रचलित भाषा है, जो हिंदी की भाषा है, जो हिंदी की भाषा में कन्नड़ या अंग्रेजी में उसे क्या करते हैं, दोहराते हैं, वही यहाँ पर अनुवाद कहकर बुलाया गया है। तो आगे देखिए जो परिभाषा यहाँ पर बताता है कि अनुवाद के कुछ परिभाषा में कुछ व्यक्ति ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने एक वाक्य में अनुवाद का अर्थ बताए गए हैं, अपने एक व्याख्यान दिए गए हैं किस तरह अनुवाद का अर्थ होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको अनुवाद कहकर क्या बताते, अर्थ बताई थी। जैसे कि कोई भी एक वाक्य हो, अर्थ हो, जो शब्द को क्या करते हैं, पुनः दोहराना, वही यहाँ पर अनुवाद होता है। लेकिन कुछ यहाँ पर व्याख्याओं ने क्या किया है, अपने अपने व्याख्या में जो बताया है, जैसा कि अनुवाद का अर्थ यहाँ पर समझाया है। तो प्रमुख व्याख्यान देखिए केटफोर्ड, इन्होंने यहाँ पर क्या बताते हैं, ये एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापन ही अनुवाद है। देखिए किस तरह सरलता से यहाँ पर इन्होंने बताते केटफोर्ड। तो केटफोर्ड यहाँ पर एक व्याख्यान, एक कवि बताते हैं कि कोई भी एक भाषा की पाठ्य सामग्री को, किसी भी एक भाषा में पाठ्य की एक सामग्री बनी है, वह जो सामग्री को दूसरी भाषा के जो पाठ्य सामग्री में यहाँ पर क्या करते हैं, समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापन ही अनुवाद है। क्या है, सामान्य क्या है, यहाँ पर समानार्थक पाठ्य सामग्री से क्या करते, प्रतिस्थापन करना। जो भाषा है उस भाषा को क्या करते हैं, दूसरी भाषा में क्या करते हैं, वहां पर प्रतिस्थापन करते हैं, वही यहाँ पर अनुवाद का अर्थ क्या बताए हैं, केटफोर्ड कहकर एक व्यक्ति यहाँ पर व्याख्यान बताते हैं। दूसरे एक कवि यहाँ पर बताते हैं, देखिए देवेंद्र नाथ शर्मा, दूसरे पर व्याख्यान यहाँ पर बताते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। विचार, जैसे कि कहाँ पर अब भाषण कर रहे हैं, उस भाषण का एक क्या करते हैं, हमें यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को उसका एक अर्थ समझ में नहीं जाता, तभी यहाँ पर बताते हैं, देखिए जो विचार रहते हैं, जो कुछ भी विचार है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। कोई विचार हो, जो भाषण हो, जो विचार हो, उसे एक भाषा से दूसरी भाषा को रूपांतरित करना ही अनुवाद कहकर यह व्यक्ति बताते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे यहाँ पर बताते हैं कि भोलानाथ तिवारी जी, इन्होंने बताते हैं कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना ही अनुवाद है। पर देखिए किस तरह बताते हैं, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना। देखिए पहले ही वो जो भाषा है वो भाषा प्राप्त हुआ है, कोई भी एक भाषा क्या है, पहले ही यहाँ पर प्रचलित है,
वो जो प्रचलित भाषा को दूसरी भाषा में क्या करते हैं, भाषांतरण करना। दूसरी एक भाषा से दूसरे भाषा को क्या करते हैं, भाषांतरण करना ही अनुवाद कहकर यह बताते हैं। तो अगला व्याख्यान देखिए, दंगल जाल्टे ने बताते हैं कि स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठ पाठ के रूप में रूपांतरण करना ही अनुवाद है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठ पाठ के रूप में, जो लक्ष्य जो प्रचलित जो भाषा है उस भाषा को क्या करते हैं यहाँ पर, परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना। प्रतिष्ठ जैसा कि दूसरे भाषा में क्या करते हैं, रूपांतरण करना ही यहाँ पर अनुवाद कहकर इन्होंने यहाँ पर बताते हैं। इस तरह इन सारे लोगों के क्या होते हैं, व्याख्यान अपने अपने एक वाक्य में बताए गए हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर नियम है, अनुवाद की आवश्यकता। क्यों हमें अनुवाद चाहिए, इसकी जरूरत क्यों चाहिए कहकर यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनुवाद अति मुख्य है। जब हमें कोई भी एक भाषा के एक स्थान पे हम जाते हैं तो अति मुख्य उसका क्या है, आवश्यकता जरूरी होती है। कभी यहाँ पर क्या होता है, जब कन्नड़ में हम समझाते हैं तो अनुवाद करते हैं, तो कभी यहाँ पर अंग्रेजी की भी अनुवाद करना जरूरी होता है कभी, और दूसरा क्या है, यहाँ पर हिंदी की भी अनुवाद करना जरूरी होता है। कहीं पर ही जाए आप, कार्यालय में जाइए या कोई अस्पताल में जाइए, न्यायालय में जाइए, कचहरी में जाइए, और कहीं पर भी जाइए आप, कोई भी या स्कूल हो, कोई आप एक ऑफिस हो, कहाँ पर भी आप जाइए, वहां पर क्या है, अनुवाद की आवश्यकता अति मुख्य है। अनुवाद के बिना यहाँ पर कोई भाषा का एक भाषांतरण करना ही अति क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि कोई बाहर के जो व्यक्ति के साथ हम संपर्क करना चाहते हैं तो वहां पर अनुवाद की आवश्यकता जरूरी है। जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक इस तरह के समय पर यहाँ अनुवाद अति मुख्य है। वहां पर वह उनकी जो क्या होती है भाषा आती है, लेकिन हमें उनकी जो फारसी भाषा है वो हमें नहीं मालूम होती। उसी समय हमें क्या चाहिए, जो हमारी भाषा का क्या होना चाहिए, भाषांतरण करना, अनुवाद करना अति मुख्य होता है। इस वजह से यहाँ पर बताते हैं कि क्यों हमें अनुवाद की आवश्यकता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, न्यायालय, शिक्षा, सरकारी कार्यालय, विज्ञान एवं वाणिज्य, संस्कृति आदि में अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय में जाइए, न्यायालय में जाइए, वाणिज्य क्षेत्र में जाइए, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, कहीं पर भी जाइए, वहां पर क्या होता है, अनुवाद के बिना वहां पर कोई भी काम क्या होता है, अधूरा हो जाता है। तो इस वजह से इस सभी जगह में क्या होना चाहिए, अनुवाद की आवश्यकता अति मुख्य है कहकर यहाँ पर बताते हैं। दूसरा देखिए, अनुवाद के प्रक्रिया। तो अनुवाद की क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर बताए गए हैं। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 सोपानों का उल्लेख किया गया है। नायडा ने क्या किया है, अनुवाद को 3 एक तत्वों में, 3 एक सोपानों का एक तत्वों में क्या किया है, उल्लेख किया गया है। किस किस तरह से वहां पर अनुवाद का एक उल्लेखन किया जाता है कहकर। तो सबसे पहले देखिए, विश्लेषण। यहाँ पर क्या बताते हैं, विश्लेषण किस तरह विस्तार करना चाहिए, एनालिसिस। जब हम अनुवाद हमें ऐसे ही नहीं बोल सकते, जो अनुवाद क्या होना चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए। जब हम कोई भी एक भाषा है उस भाषा का भाषांतरण करने के समय वाक्य, अति मुख्य व्याकरण का एक संबंध रहना चाहिए। व्याकरण सही तरीके से व्याकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, वह बनाने वाला एक अर्थ है, अनुवाद है, वो अनुवाद सही ढंग से रहना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर 3 रूपों में रूपांतरण किया गया है। सबसे पहले विश्लेषण, एनालिसिस,
वो जो अनुवाद दिए हैं उसे किस तरह विश्लेषण करना चाहिए कहकर यहाँ पर बताते हैं। दूसरा देखिए, पुनर्गठन, रीटर्निंग कहकर यहाँ पर बताते हैं। अंतरण, ट्रांसफर, अंतरण जैसे कि जो ट्रांसफर करना अति मुख्य है, जब हमें दूसरी कोई भी एक भाषा में हमें लिख देते हैं, लिख देने के बाद उसे अंतर्गण करना चाहिए, अंतरण करना अति मुख्य है। जैसे कि उसे जो भाषा लिखी गई है या बोली गई है वो भाषा को क्या करना, ट्रांसफर करना, सही तरीके से ट्रांसफर करना अति मुख्य होता है। तो इस तरह तीन एक उल्लेखन में यहाँ पर बताते हैं, विश्लेषण, पुनर्गठन, अंतरण। तो दूसरा देखिए, अच्छे अनुवाद के गुण। अच्छे एक अनुवाद हमें बताते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसके गुण किस तरह रहना चाहिए, कौन कौन से गुण इस्तेमाल करना चाहिए और अनुवाद का गुण सही तरीके से रहना चाहिए कि यहाँ पर उसके गुण बताते हैं, क्वालिटी। जैसे कि देखिए, भाषाओं का समुचित ज्ञान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर, हाँ मुझे अनुवाद इसे इसका एक अनुवाद मैं आराम से कर सकता हूँ, ये अनुवाद करना एक क्या होता है, मुश्किल की बात है। जब भाषा का उसे ज्ञान रहता है, ज्ञान रहने के बावजूद भी जब उसे अनुवाद करते हैं, जो भाषांतरण करते हैं दूसरी भाषा में, तो उसे क्या रहना चाहिए, उसका एक ज्ञान रहना चाहिए, समुचित ज्ञान रहना चाहिए जो भाषा का। आप अंग्रेजी में दिए तो कन्नड़ में लिखने का, सही तरीके से उसे भाषा करने का, एक भाषांतरण करने का एक ज्ञान अति मुख्य है। जब उसे सिर्फ हम यहाँ पर समझते हैं कि उसे कन्नड़ भाषा उसे मालूम है कहकर हमें ऐसे ही उसे दे नहीं सकते, उसे ट्रांसफर करने, अनुवाद करने के लिए हमें नहीं बता सकते। उसे जो वाक्य है, जो अर्थ है, उसे सही तरीके से, सही ढंग से उसका एक वाक्य बनाना, उसका एक ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर व्याकरण का एक स्थान अति मुख्य होता है। एक भी वहां पर व्याकरण छूट गया तो अनुवाद ही क्या होता है, पूरी तरह से बिगड़ सकता है। तो इस वजह से जो बनाने का जो रहता है, अनुवाद का एक बनाने का समुचित ज्ञान, भाषा का ज्ञान अति मुख्य रहना चाहिए जो व्यक्ति पर। दूसरा देखिए, संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान रहना चाहिए, संबंधित विषय पर। संबंधित जैसे कि जो उसे कन्नड़ मालूम हो तो सिर्फ कन्नड़ का एक संबंधित विषय के बारे में पूरी तरह से उसे ज्ञान रहना चाहिए, संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञान मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे उसका अनुवाद हम नहीं कर सकते। जैसे कि जब अनुवाद करते हैं तो उसके बारे में हमें तो कौन कौन से एक नियम का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी जगह किस अनुवाद का क्या तरीके से वहां पर बताना चाहिए कहकर, ये सब ज्ञान पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान रहना चाहिए, तभी वहां अनुवाद का एक भाषांतरण कर सकता है। जो भाषा का एक भाषांतरण करने का एक ज्ञान उसे जब मिलता है तो वह क्या करना चाहिए, पूरी तरह से उसका संपूर्ण ज्ञान मालूम रहना चाहिए, तभी उसका अनुवाद कर सकता है। दूसरा देखिए, स्वतंत्र विचार शक्ति। स्वतंत्र विचार जैसे कि स्वतंत्र पूरे जो विचार सोचने की एक शक्ति रहना चाहिए। जो व्यक्ति जो अनुवाद करता है तो वो व्यक्ति को क्या करने का, सोचने की, पूरी तरह से उसे विचार का ज्ञान मालूम रहना चाहिए। उसकी एक शक्ति जब उसे मालूम हो जाएगी तो पूरी तरह से पूरा जो भाषा का ज्ञान मालूम रहना चाहिए, उसके बारे में विचारवादी करना चाहिए और सोच समझ के एक उसे शक्ति रहना चाहिए। ऐसे ही वो नहीं लिख सकता, उसे सोचकर चिंतित करके उसकी कौन सी भाषा, जो भाषा रहती है उसे भाषा को किस तरह, कौन सी भाषा में उसे रूपांतरण करना चाहिए, किसका एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी एक सोचने की एक शक्ति रहना चाहिए। दूसरा देखिए, अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान, और अनुवाद विधा, जो विधा जैसा नियम रहते हैं उस नियम का पूरा उसे ज्ञान रहना चाहिए। जब उसे ज्ञान रहेगा तो आराम से वो अनुवाद करने का एक शक्ति से रह जाएगी। वह व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरह से सही तरीके से उस जो भाषा का अनुवाद कर सकता है। दूसरा देखिए,
प्रामाणिकता एवं मौलिकता के गुण, प्रामाणिकता मौलिकता, उसे मौलिक के एक आधार पर उसका एक ट्रांसफर करना, अनुवाद करना अति मुख्य होता है। दूसरा देखिए, अनुवाद के कुछ प्रमुख भेद है, इसकी दो कुछ प्रकार रहते हैं। इस तरह देखिए, गद्य पद्य के आधार पर गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, चंद भुक्तानुवाद, इस तरह के यहाँ पर प्रकार बनाए गए। जैसा कि गद्य पद्य के आधार पर जो गद्य, जो पद्य, जो कविता लिख रहा है, इस कविता के आधार पर उसे जो उसका अनुवाद करना चाहिए। जब गद्य लिखता है तो गद्य लिखने के आधार पर उसका अनुवाद करने की एक शक्ति उसे रहना चाहिए। इस तरह का एक प्रकार रहता है गद्यानुवाद। गद्यानुवाद जैसा कि पाठ के आधार पर उसे ट्रांसफर करना चाहिए। पद्यानुवाद, पद्यानुवाद जैसा कि कविता कोई भी लिखते हैं तो उसका एक अनुवाद करने की समझ रहना चाहिए। चंद भुक्तानुवाद, जो भी कोई भी एक व्याकरण भाग में जब आप लिखते हैं तो उसका एक क्या करना, अनुवाद करना एक अति मुख्य होता है। तीसरा देखिए, साहित्य विधि के आधार पर काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथानुवाद, अन्य साहित्यिक विधाओं अनुवाद, निबंध के आत्मकथा आदि। जैसा कि काव्य, कोई भी काव्य वगैरह लिखते हैं तो उसके आधार पर क्या करना चाहिए, आप अनुवाद करना चाहिए। उसका नियम के प्रकार पर आप उसके आधार पर जो नियम रहते हैं उसके आधार पर ही आपको अनुवाद करना चाहिए। नाट्यानुवाद, नाटक लिख रहे हैं कोई भी, नाटक के आधार पर वहां पर भी आप क्या करना चाहिए, कौन सी जगह किस तरह का एक व्याकरण का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां आपको जो ट्रांसफर करने का, अनुवाद करने की आपको ज्ञान रहना चाहिए। कथानुवाद, कथा जो कोई भी एक स्टोरी आप लिखते हो तो स्टोरी के जो कथा के आधार पर ही आप क्या करना चाहिए, अनुवाद करना चाहिए। अन्य साहित्य विधाओं के, जैसा कि निबंध, निबंध वगैरह लिखते हैं तो उसके आधार पर क्या करना चाहिए, अनुवाद करना अति मुख्य होता है। तो अगला देखिए, विषय के आधार पर, विषय के जो आधार पर देखिए, ललित साहित्यानुवाद, धार्मिक पौराणिक साहित्यानुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, विधि का अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, मानविकी एवं समाजशास्त्र का अनुवाद, संचार माध्यम की सामग्री का अनुवाद। इस तरह जैसा कि विषय के आधार पर कोई भी आप विषय लिख रहे हैं, कोई भी एक विषय संबंधित तो उसके बारे में अनुवाद आप करते हैं तो इस तरह ललित साहित्य अनुवाद, जो साहित्य के बारे में लिखते हो तो उसके बारे में आप अनुवाद करना सही तरीके से। धार्मिक, जो पौराणिक के आधार पर आप लिखना चाहिए, जैसा कि धार्मिक के बारे में आप लिखते हैं तो उसका अनुवाद सही तरीके से लिखना, उसका अनुवाद करना अति मुख्य होता है। दूसरा, वैज्ञानिक हो, विधि का अनुवाद हो, प्रशासनिक अनुवाद हो, मानसिक संचार के जो माध्यम के आधार पर आप लिखते हैं तो उसका अनुवाद भी उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके आप अनुवाद लिखना चाहिए। देखिए, इस तरह मैंने आपको अनुवाद, उसके प्रकार और कौन कौन से एक आधार पर आप अनुवाद करना चाहिए और उसके प्रकार कितने हैं, इस तरह आप मैं समझाई थी। तो देखिए, यहाँ पर इसी तरह से अनुवाद परीक्षा में आपको 5 अंक में आ जाएंगे। हिंदी में अनुवाद कीजिए कहकर आपको कोई दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप हिंदी में इसका अनुवाद करना अति मुख्य होता है। जैसे कि 2 भाषा में आपको यहाँ पर वाक्य दिए जाते हैं, उस 2 भाषा के साथ साथ आपको सिर्फ हिंदी में अनुवाद करके लिखना, इस तरह आपको 5 अंक में परीक्षा में रह जाएंगे। तो देखिए, इस तरह रहेगा प्रश्न, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो प्रश्न इस तरह रहता है, देखिए, ताजमहल ಒಂದು सुप्रसिद्ध कट्टड़वाಗಿದೆ। तो अंग्रेजी में देखिए, वही जो वाक्य अंग्रेजी में भी आपको दिया जाता है, ताजमहल इज ए वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। ताजमहल इज ए वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, इस तरह का एक वाक्य आपको कन्नड़ और अंग्रेजी में दिया जाता है, आपको क्या करना चाहिए, हिंदी में अनुवाद करके लिखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पढ़ा है हिंदी में, तो वहां पर देखिए, ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है। तो ताजमहल एक सुप्रसिद्ध, फेमस, सुप्रसिद्ध का अर्थ क्या है, फेमस, इमारत का मतलब मॉन्यूमेंट कहकर बुलाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ, यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ, इस तरह प्रश्न रहेगा। आप उसका उत्तर क्या लिखना चाहिए, एकता ही हमारी शक्ति है। एकता ही क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति कहकर आप इस तरह लिख सकते हो।
तो अगला देखिए प्रश्न, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह रहता है, देखिए द इंडियंस डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. इंडियंस क्या है? डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. तो आप हिंदी में क्या लिख सकते हो? भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है. डिपेंड्स का मतलब क्या है? निर्भर. तो इस तरह भारत में अधिकांश लोग क्या है? कृषि पर ही क्या है? निर्भर. निर्भर का मतलब डिपेंड है कहकर यहाँ पर बताते हैं. चौथा प्रश्न देखिए, ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. इंडिया इज ए रिच कल्चर कंट्री. इंडिया इज ए रिच कल्चर कंट्री कहकर रहेगा. अब क्या लिखना चाहिए? भारत देश संस्कृति रूप से संपन्न है. भारत देश क्या है? संस्कृति के एक रूपों से संपन्न है. जैसे कि संस्कृत जैसे कि कल्चर होता है, संपन्न है. रिच जैसे कि रिच का मतलब संपन्न कहकर यहाँ पर बुलाया जाता है. इस तरह आपको लिखना चाहिए. पांचवा देखिए, ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. कन्नड़ा इज ए स्टेट लैंग्वेज. तो कन्नड़ क्या है? हमारा क्या है? राज्य भाषा है. इस तरह आप हिंदी में लिखना चाहिए. कन्नड़ हमारी राज्य भाषा है. राज स्टेट, भाषा मीन्स लैंग्वेज. भाषा का अर्थ क्या होता है? लैंग्वेज कहकर आता है. स्टेट का मतलब राज्य कहकर यहाँ पर राज्य भाषा कहकर आता है. इस तरह का आपको 5 अंक में प्रश्न रहेगा. आप उसे क्या करना चाहिए? हिंदी में अनुवाद करके लिखना चाहिए. तो देखिए मैंने आपको आज हिंदी जैसा कि बताया कि अनुवाद का जो अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके जो प्रकार कितने हैं और उसके जो कौन से साहित्य के आधार पर हो, कोई किस के आधार पर आप इसका अनुवाद करना चाहिए कहकर. और दूसरा, इस तरह आपको पांच अंक के जो प्रश्न रहते हैं, अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए कहकर मैं आपको आज समझाई. हिंदी में अनुवाद कीजिए. जैसे कि अनुवाद के बारे में पूरी तरह से मैं आज आपको जानकारी दी हूँ. तो अगली सेशन में आपको दूसरी जो व्याकरण भाग के बारे में समझाऊंगी. धन्यवाद.